हे गाइस, वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। तो देखिए दोस्तों, सामान्य अध्ययन की जो हमारी टेस्ट सीरीज चली थी उसका पार्ट 69 है और इसमें भी आपको मिलेंगे सामान्य अध्ययन के महत्वपूर्ण एमसीक्यूज। देखिए आज 20 से ज़्यादा एमसीक्यूज मैंने इसमें रखे हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण एमसीक्यूज हैं आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए, लाइक यूके ट्रिपल एससी ग्रुप सी एग्जाम और उत्तराखंड पीसीएस और लोअर पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा के लिए भी। ठीक है, तो बिल्कुल भी मिस नहीं करना है सेशन को, बिल्कुल स्किप नहीं करना है। और जितने भी टेस्ट सीरीज आ रहे हैं हमारे, सामान्य हिंदी की है, उत्तराखंड जीके की है, परीक्षा वाली महाकुंभ है और ये जीएस वाली टेस्ट सीरीज है, इन सभी को आपने फॉलो करना है। इसके अलावा जो हमारे 50 प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं एप्लीकेशन स्टोर पे, इनको फॉलो करना है। बहुत ज़्यादा बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा अपकमिंग एग्जाम में। तो चलिए आज का सेशन शुरू करेंगे। जीके टेस्ट 69। पहला क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पे। सिपाहियों का प्रसिद्ध विद्रोह कब हुआ था? तो देखिए भारत में जो सिपाहियों का विद्रोह हुआ था वो हुआ था 1857 में। ठीक है, इसको सिपाही विद्रोह भी कहा जाता है, जो हमारी 1857 की क्रांति हुई थी। बिकॉज जो हमारा बैरकपुर छावनी थी वहीं से ये हमारा विद्रोह शुरू हुआ था, इसीलिए इसको सिपाही विद्रोह भी कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन बी 1857। ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, क्वेश्चन ज़्यादा है। भारत किस गोलार्ध में पड़ता है? देखिए आपको पता है ये पृथ्वी है, ठीक है, ये हमारा उत्तरी गोलार्ध है, ये दक्षिणी गोलार्ध है। तो अब भारत की बात करें तो लोकेशन के हिसाब से भारत कौन से गोलार्ध में आता है? तो भारत की लोकेशन यहाँ पे जैसे आती है, ठीक है, तो ये हमारा उत्तरी गोलार्ध के अंतर्गत रखा जाता है। ऑप्शन ए इसमें सही आंसर है, उत्तरी गोलार्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए निम्न स्थलों में से भारी जल परियोजना कहाँ स्थित है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, भारी जल परियोजना। तो दिए गए विकल्पों में हम देखते हैं दोस्तों, भारी जल परियोजना स्थित है हमारी तालचर में, या ऑप्शन ए इसमें सही उत्तर है, तालचर। ठीक है, अगला देखिए ब्लैक पगोडा किस राज्य में है? तो ब्लैक पगोडा देखिए किसको कहा जाता है? काला पगोडा या ब्लैक पगोडा कहा जाता है कोणार्क के सूर्य मंदिर को। तो कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ है, किस राज्य में है? तो ये कोणार्क प्लेस है हमारा ओडिशा राज्य में, यानी कि ऑप्शन बी इसमें सही उत्तर हो जाएगा, ओडिशा। ठीक है, एलिफेंटा की गुफाएं भारत में कहाँ स्थित हैं? तो बताइए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखिए अब बहुत से लोगों का सवाल आता है कि लेवल आप थोड़ा ऊपर नहीं करते। देखिए आपके जो जीएस के 30 से 32 क्वेश्चन बनते हैं ना एग्जाम में, ग्रुप सी की बात कर रहा हूँ मैं, उन क्वेश्चन में आप मान के चले 20 से 22 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बिल्कुल ईजी टू मॉडरेट होते हैं और उन्हीं में बच्चे गलती करते हैं ज़्यादा। बाकी 10 क्वेश्चन डिफिकल्ट बनाए जाते हैं, 8 से 10 क्वेश्चन, वो सभी को पता है। ठीक है, तो ये एक रिवीजन आपका प्रोसेस चल रहा है अभी, उसी को आपने फॉलो करना है। तो एलिफेंटा की गुफाएं जो हमारी हैं ये लोकेटेड है महाराष्ट्र में, ऑप्शन ए इसमें सही उत्तर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यानी कि बात हो रही है इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड की, ठीक है, आईएमएफ। और आईएमएफ का जो मुख्यालय है वो वाशिंगटन डीसी में है, ऑप्शन ए इसमें सही आंसर है। देखिए विश्व बैंक है और हमारा आईएमएफ है, वर्ल्ड बैंक एंड आईएमएफ दोनों की लोकेशन या मुख्यालय जो है वो कहाँ पे है? वाशिंगटन डीसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए दास प्रथा के उन्मूलन के समय तत्कालीन गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत में जब दास प्रथा का उन्मूलन हुआ था, ये हुआ था 1843 के आसपास, 1843। उस समय जो तत्कालीन गवर्नर जनरल था वो था लॉर्ड एलिनबरो। ठीक है, यानी कि एलनबरो होना चाहिए यहाँ पे। इतना इतिहास पढ़ दिया कि अब इनके नाम क्या ना चाहते हुए भी लॉर्ड शब्द निकल जाता है। ठीक है, ये ज़्यादा इतिहास पढ़ने का नतीजा है। लेकिन फिर से मैं बोल रहा हूँ, दोहरा रहा हूँ कल की बात है कि ये लॉर्ड नहीं थे, ये चोर थे सभी। इन्होंने भारत जो सोने की चिड़िया थी उस सोने की चिड़िया की लूटपाट की। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? अच्छा क्वेश्चन है और बहुत बार बनता है क्वेश्चन। देखिए विक्रमशिला जो विश्वविद्यालय बनाया था इसके संस्थापक जो थे वो थे धर्मपाल, ऑप्शन ए इसमें सही उत्तर है। अब देखिए विश्वविद्यालय से क्वेश्चन आ गए तो यहाँ से 2-3 क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में बनते हैं, जैसे कि मौर्य काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र कौन सा था? तो मौर्य काल में तक्षशिला था। गुप्त काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र कौन सा था? तो उसमें नालंदा था। बनते हैं ना क्वेश्चन, हमेशा बनता है। चलिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, यहाँ पे विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक तो दिया है धर्मपाल, आप मेरे को बनाएंगे नालंदा विश्वविद्यालय का जो संस्थापक था वो कौन था? कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। भारत में भूमि सुधार के किस कार्यक्रम को सर्वाधिक सफल कहा जा सकता है? तो भूमि सुधार के अंतर्गत निम्न विकल्पों में से कौन सा काम सबसे बेस्ट मान सकते हैं हम? ठीक है, तो ये था हमारा जमींदारी उन्मूलन, यानी कि किसानों को उनका मालिकाना हक दिलाना, एक हिसाब से बोल सकते हैं। ठीक है, जो जमींदारी की जा रही थी, किसानों पे उत्पीड़न हो रहा था, उसको जब खत्म किया गया इस जमींदारी उन्मूलन अधिनियम से, तो ये सबसे सफल कार्यक्रम माना जा सकता है भारत में लैंड रिफॉर्म के आधार पे, ऑप्शन डी। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, यूएनओ की स्थापना होती है हमारी 24 अक्टूबर 1945 को। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन ये भी बनता है कि किस युद्ध के बाद यूएनओ अस्तित्व में आया था? तो ये हमारा आया था द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। ठीक है, जबकि जो राष्ट्र संघ था उसको बनाने की घोषणा तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद ही हो गई थी,
लेकिन नहीं बन पाया, उस पर अमली जामा नहीं हो पाया। फिर उसके बाद जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, जापान पे 2 परमाणु बम गिरे, नागासाकी और हिरोशिमा में, तब जाके दुनिया को रियलाइज हुआ अगर ऐसा ही चलते रहा तो इसके कितने भयानक अंजाम देखने को मिल सकते हैं। पूरी दुनिया तबाह हो सकती थी ना अगर ऐसे सब देश एक दूसरे पर परमाणु बम गिराने लग जाते। तो इसलिए एक हमारा इंटरनेशनल बोल सकते हैं संगठन अस्तित्व में है, जिसको हम जानते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के नाम से। इसलिए 24 अक्टूबर को प्रत्येक वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस भी मनाया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। संसद की किस समिति में राज्यसभा से कोई भी सदस्य नहीं होता? ये भी अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए संसद की जो समितियां वो भी आपको पता होनी चाहिए, कौन सी समिति है, क्या काम होता है, कितने सदस्य कहाँ से होते हैं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा आपका वो होती है प्राक्कलन समिति। तो प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य होते हैं। सभी सदस्य कहाँ से होते हैं? लोकसभा से। ठीक है, यहाँ पे प्राक्कलन समिति जो है इसमें 30 सदस्य होते हैं और सभी के सभी लोकसभा यानी कि लोअर हाउस से होते हैं। अपर हाउस का कोई भी इसमें मेंबर नहीं होता। जबकि लोक लेखा समिति की बात करें तो इसमें 22 सदस्य होते हैं। ठीक है, और 22 में हमारे 15 लोकसभा से होते हैं और 7 हमारे राज्यसभा से होते हैं। निम्न में से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? ठीक है, तो विधान परिषद जो होता है हमारा राज्य विधान, जो राज्य का विधान बोल सकते हैं, विधान का ढांचा है, लेजिस्लेटिव असेंबली जिसको हम बोलते हैं, विधानसभा, और जो इसका ऊपरी सदन होता है वो कहलाता है विधान परिषद। ठीक है, यानी कि राज्य विधायिका बोल सकते हैं हम यहाँ पे। राज्य विधायिका के भी 2 सदन रखे गए हैं। जैसे भारत में हमारे संसद के 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। ऐसे कुछ चुनिंदा राज्यों में हमारे क्या है, राज्य में विधान परिषद भी है, यानी कि लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, और यहाँ पर जो विकल्प दिए गए हैं इसमें अगर हम देखते हैं तो इसके हिसाब से तमिलनाडु में हमारी विधान परिषद नहीं है। ठीक है, बिहार में है, महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में, तमिलनाडु नहीं होगा इसमें। अगला क्वेश्चन है देखिए, MS एक्सेल 2007 में जब फॉर्मूला बार एक्टिव हो तब आप डैश डैश देख सकते हैं। तो जिन लोगों ने एक्सेल में काम किया वो आसानी से इसका आंसर दे पाएंगे। MS एक्सेल 2007 में जब फॉर्मूला बार एक्टिव होता है तो तब हम किसको देख सकते हैं? इन सभी को देख सकते हैं। ठीक है, यानी कि एडिट फॉर्मूला बटन भी, कैंसिल बटन भी, इंटर बटन भी, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा इसमें, ऑप्शन सी उपयुक्त सभी। हिल स्टेशन दार्जिलिंग भारत के किस राज्य में है? तो दार्जिलिंग हमारा देखिए बहुत ही खूबसूरत हिल स्टेशन होने के साथ साथ फेमस है किसके लिए? चाय के प्रोडक्शन के लिए। दार्जिलिंग की चाय बहुत ज़्यादा क्वालिटी वाली होती है और दार्जिलिंग हमारा पश्चिम बंगाल का हिल स्टेशन है। ठीक है, ऑप्शन 20 में सही है। प्रसिद्ध लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? बहुत बार क्वेश्चन बनता है। विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? बनते ना क्वेश्चन। तो लिंगराज मंदिर है भुवनेश्वर में। ऐसे ही बहुत बार क्वेश्चन बनता है विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? तो विरूपाक्ष मंदिर की लोकेशन है हमारी हम्पी, कर्नाटक। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये तो बहुत सिंपल है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र जो है हमारे ट्रॉम्बे में है, मुंबई के निकट, ट्रॉम्बे, ऑप्शन बी। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? तो जो हमारी राष्ट्रीय आय होती है देश की, इसकी गणना कौन करता है, कौन सा संगठन करता है? तो ये करता है सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जिसको हम बोलते हैं केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। ऑप्शन 20 में से उत्तर जाएगा। अगला देखिए, निम्न में से भारत का कौन सा बांध सबसे लंबा है? यहाँ पे पूछा गया लंबा, लॉन्गेस्ट। तो सबसे लंबा जो बांध है भारत का वो है हीराकुंड बांध। ठीक है, ऑप्शन 20 में सही उत्तर है हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध किस नदी पर है? महानदी पर। बहुत बार ये भी क्वेश्चन बनता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बोलता है इनमें से कौन सी पर्वत श्रृंखला सबसे पुरानी है? तो ओल्डेस्ट इसमें आपने बताना है माउंटेन जो हमारी रेंज है कौन सी है, ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी अरावली। अरावली की जो पहाड़ियाँ हैं वो सबसे पुरानी पहाड़ियाँ हैं। सरल शब्दों में भारतीय नीति आयोग क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है देखिए। तो नीति आयोग नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसका जो पूर्ण रूप था राष्ट्रीय भारत परावर्तन संस्थान हिंदी में। ठीक है, नीति आयोग की स्थापना होती है 2015 में। नीति आयोग ने जगह ली थी किसकी? योजना आयोग की। और नीति आयोग अगर सीधे शब्दों में मैं बोलूँ तो ये हमारा एक सलाह देने वाला निकाय, यानी कि जो सजेस्ट करेगा, ठीक है, सरकार को। ऑप्शन 20 में बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो योजना आयोग की जगह लगा, ध्यान रखेंगे, इसको रिप्लेस किया गया नीति आयोग को। नीति आयोग का देखिए, नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो करंट PM होता है, यानी कि जैसे अभी वर्तमान समय की मैं बात करूँ भारत में नीति आयोग का अध्यक्ष कौन है बोलूँगा तो आपका आंसर होगा नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और उपाध्यक्ष की हम बात करें तो वर्तमान जो उपाध्यक्ष है नीति आयोग के कौन है वो हमारे राजीव कुमार है। ठीक है,
औपचारिक रूप से भारत का पहला रेडियो प्रसारण कब हुआ था, यानी कि ऑफिशियली डेटा के हिसाब से भारत में जो पहला रेडियो का प्रसारण हुआ था वो 1927 में हुआ था, 1927 में। सबसे ज़्यादा चाय का उत्पादन किस राज्य में होता है? दिए गए विकल्पों के आधार पर बताना है सबसे ज़्यादा चाय का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है। और इसका जो सही उत्तर है वो है असम। ठीक है, इनमें दिए गए विकल्पों में सबसे ज़्यादा जो चाय उत्पादन करता है वो असम राज्य है। सच्चर समिति का संबंध किससे है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, समितियों से क्वेश्चन बनता है, कभी नटराजन समिति पूछ लेता है, कभी सच्चर समिति पूछ लेता है, कभी तेंदुलकर समिति क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, तो इनको भी आपने थोड़ा बहुत याद रखना चाहिए। तो सच्चर समिति की मैं बात करूँ, इसका संबंध है भारतीय मुस्लिमों से। ऑप्शन ए इसमें सही उत्तर है, भारतीय मुस्लिम। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ये अस्तित्व में आया था 1906 में। ठीक है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ पे हुई थी? ढाका में। तो ऑप्शन ए इसमें सही उत्तर रहेगा, 1906। संविधान में संशोधन कौन कर सकता है? तो आपने देखा होगा हमारे संविधान में बहुत से संशोधन हुए हैं, तो ये संशोधन करने का जो पावर होता है, ये किसके पास होती है? पावर। तो ये राइट होता है या पावर होती है किसके पास? भारत की संसद के पास, पार्लियामेंट के पास। ऑप्शन 20 में बिल्कुल सही उत्तर है, पार्लियामेंट। ठीक है, संविधान में संशोधन वही प्रक्रिया है, इसमें कोई भी कानून बनाने में जो प्रक्रिया होती है, पहले लोअर हाउस में पास होगा प्रस्ताव, फिर अपर हाउस में पास होगा, फिर उसके बाद राष्ट्रपति उसमें सिग्नेचर करेंगे, तब जाके वो कानून या संशोधन जो भी चीज़ है तब वो हमारा मान्य होता है। सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य सभ्यता थी, क्योंकि देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता को गैर आर्य सभ्यता भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यह एक नगरीय सभ्यता थी, यानी कि अर्बन सिविलाइजेशन थी हमारी। इंडस वैली सिविलाइजेशन हमारी अर्बन सिविलाइजेशन थी, जबकि आर्य सभ्यता की हम बात करते तो आर्य लोग क्या थे? ग्रामीण थे। ठीक है, वो हमारे रूरल थे, आर्य सभ्यता। वैदिक काल है, उत्तर वैदिक काल तक जब हम जाते हैं तो तब देखते हैं उसके बाद वर्ण व्यवस्था वगैरह सब चीज़ें उसमें प्रचलित थी। उसमें गाँव जो थे वो हमारे मुख्य रूप से गाँव पे आधारित हमारी पूरी सभ्यता थी, जबकि इंडस वैली हमारी पहली सुनियोजित यानी कि वेल प्लान्ड, जिसको हम बोल सकते हैं, अर्बन सिविलाइजेशन थी। IPL 2020 की विजेता टीम कौन है? देखिए, अभी एक IPL तो अब भी समाप्त हुआ है, IPL 2021। ठीक है, IPL 2021 की जो विजेता टीम है वो है हमारी चेन्नई सुपर किंग्स। चेन्नई ने चौथी बार टाइटल अपने नाम किया। एंड IPL 2021 का आयोजन किया गया था यूनाइटेड अरब अमीरात्स में, यानी कि दुबई और अन्य शहरों में यहाँ पे इसका आयोजन हुआ। और 2020 की अगर हम बात करते हैं तो 2020 IPL जो विनर टीम थी वो थी हमारी मुंबई इंडियंस। ठीक है, ऑप्शन सी इसमें सही है। और 2021 की चेन्नई। ये 21 वाला जो क्वेश्चन है वो आ सकता है आपके आगामी लोअर PCS और अपर PCS के प्रारंभिक परीक्षा में क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, ग्रुप C में तो नहीं बनेगा, इतना रिसेंट करंट अफेयर। डिजिटल मुद्रा लिब्रा को किसने लॉन्च किया था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, डिजिटल मुद्रा आपको पता है ना, आजकल देखिए जो हमारा समय चल रहा है, अभी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है कि लोग अब इन्वेस्ट कर रहे हैं डिजिटल करेंसी में भी। इसका एक एग्जांपल है लिब्रा, जिसको लॉन्च किया था हमारा फेसबुक ने, फेसबुक की है। ऐसे आपने नाम सुना होगा बिटकॉइन का। ठीक है, बिटकॉइन भी हमारी एक डिजिटल करेंसी है ये, और इनको क्रिप्टो करेंसी भी कहा जाता है। ये एक आभासी मुद्रा हो सकता है जिसको हम छू नहीं सकते। जैसे हमारी जो मुद्रा है भारत देश की, रुपया है, रुपया हमारा ऑनलाइन भी बैंक में जमा रहता है, लेकिन हम ऑफलाइन भी उन नोटों को निकाल के छू सकते हैं। जबकि जो हमारी डिजिटल मुद्रा होती है उसको हम छू नहीं सकते, वो आभासी होती है, वर्चुअल होती है। ठीक है, क्रिप्टो करेंसी, बिटकॉइन, बहुत सी हमारी ऐसी करेंसीज हैं जो हमारी डिजिटली आज चल रही है। अभी हालांकि बहुत से हमारी रेगुलेटरीज जो बॉडी हैं उन्होंने इसको ऑथराइज नहीं किया है। जैसे बिटकॉइन की मैं बात करता हूँ तो बिटकॉइन अभी तक भी भारत में पूर्ण रूप से इसको मान्यता प्राप्त नहीं है। ठीक है, मतलब भारत सरकार ने इसको अभी ऑथेंटिकेट नहीं किया है एक हिसाब से, लेकिन फिर भी बहुत से लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं बिटकॉइन वगैरह में। अब भविष्य में हो सकता है इस मुद्रा का जो वैल्यू है बहुत ज़्यादा रहे, क्योंकि अभी भी देखा जाए करंट सिनेरियो में तो बहुत ज़्यादा वैल्यू है इस मुद्रा की। ओके, तो दोस्तों ये था GK टेस्ट पार्ट 69। आशा करता हूँ आपने सभी प्रश्नों का सही उत्तर दिया होगा। किसी क्वेश्चन में अगर डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसको करेक्ट करके पिन कर दूंगा, मैं हमेशा बोलता हूँ। बाकी जाने से पहले एक मैसेज आपके नाम, अपने जीवन में एक पेड़ आपने ज़रूर लगाना है और अपने आसपास के लोगों को भी अवेयर करना है, ताकि आप अपने पढ़ाई के साथ साथ जो आप योगदान दे रहे हैं समाज को, क्योंकि ज्ञान सबसे बड़ी चीज़ है, उसके अलावा भी आपको पर्यावरण को भी योगदान देना है 1-2 पेड़ लगा के। ठीक है, तो ये मुहिम आगे बढ़ाएं। और साथ ही जब भी आप उत्तराखंड के स्वच्छ पर्वतीय प्लेसेस पे घूमने जाते हैं, खूबसूरत प्लेसेस पे घूमने जाते हैं, तो सफाई का विशेष ध्यान रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, अपना ध्यान रखेंगे। जय हिंद, जय उत्तराखंड।